नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया खास कार्यक्रम और मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। सवाल है कि आखिर बाढ़ के लिए कितना तैयार है यूपी। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में घाघरा नदी उफान पर है और ऐसे में नदी के करीबी इलाकों में रहने वाले लोग अपने घरों को छोड़कर ऊंची जगहों पर जाने को मजबूर है। लोगों का ये कहना है कि उन्हें साल दर साल बाढ़ के डर और खतरे के बीच जीना पड़ रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में घाघरा नदी उफान पर है। ऐसे में नदी के करीबी इलाकों में रहने वाले लोग अपने घरों को छोड़कर ऊंची जगहों पर जाने को मजबूर हैं। लोगों का कहना है कि उन्हें साल दर साल बाढ़ के डर और खतरे के बीच जीना पड़ रहा है। सर, यहाँ पे तो बहुत दिक्कत आ जाती है। बाढ़ क्षेत्र में जब बाढ़ आ जाती है तो बहुत बुरी हाल हो जाती है। 2-3 रोज यहाँ खाना नहीं मिले, आगे संभव ना है। ये मेरा मुसीबत आ जाती है। अच्छा, इस बांध से सटे कितने आप लोग, कितने घर होंगे, कितने लोग रहते हैं? लगभग में सर बांध के सटे वैली से लेकर यहाँ तक कम से कम 2000 घर होंगे। अच्छा, सब लोगों के लिए यही सारी सब दिक्कत? यही दिक्कत आएगी। मकान तो होंगे करीब 200-250 घर। सबके लिए बाढ़ का संकट है। ये बाहर ये जो नदी के तीर है घाघरा के, इनके लिए सबको खतरा मंडराती है। हाँ। ये सब छोड़कर यहाँ से निकल जाते हैं। अच्छा। भैंस गाय लेकर बाल बच्चे जब ज़्यादा संभार हो जाते तो बाल बच्चे भी ऊँचे कहीं ले जाना पड़ता है, घर द्वार सब छोड़ देना पड़ता है। जिला प्रशासन के मुताबिक नदी के करीबी इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित रखने के इंतजाम किए जा रहे हैं। फ्लड सेंटर और फ्लड शेल्टर बनाए गए हैं। तो इस तरीके से जो हमारे तटबंध हैं उन सभी पर जो फ्लड डिवीजन है सिंचाई विभाग का, उसके द्वारा जो कार्य किया गया है उस कार्य की एक आकलन हम लोगों ने लिया और उसके अतिरिक्त जो हमारी बाढ़ चौकियां बनी हुई हैं, 27 बाढ़ चौकियां हैं, 31 बाढ़ शरणालय हैं, उनकी स्थितियों का भी आकलन किया है। हम पूरी तरह से एक परिपक्वता के साथ में सारे विभागों का समन्वय हो और फील्ड में प्रॉपर जो है बाढ़ के लिए जिस तरीके की एक प्रिवेंटिव एक्शन होना चाहिए वो सभी विभाग कर रहे हों। लोगों ने प्रशासन से ऐसे पुख्ता इंतजाम करने की गुजारिश की है ताकि उन्हें हर साल सामने आने वाली इस मुश्किल से छुटकारा मिल सके। और आज इसी मुद्दे पर करेंगे विस्तार से बातचीत। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ चुका है। सबसे पहले इनसे आपको रूबरू कराते हैं। हमारे साथ में कुछ हमारे संवाददाता भी जुड़े हैं और आपको बता दें कि इसी खबर पर बातचीत के लिए लखनऊ से हमारे साथ में संदीप मिश्रा भी जुड़ चुके हैं। उनका रुख कर लेते हैं। संदीप, उत्तर प्रदेश में अगर हम पिछले तस्वीरों पर ध्यान दें तो देखिए, हमने देखा है कि उत्तर प्रदेश में कई सारे ऐसे जिले रहे हैं जिन्होंने बाढ़ का प्रकोप झेला है। कई ऐसे परिवार रहे हैं जो बाढ़ में तबाह हुए हैं। कई ऐसे परिवार रहे हैं जिन्होंने अपना सब कुछ यूपी की बाढ़ में अपना गंवाया है। तो ऐसे में अब जब बरसात का मौसम शुरू हो चुका है, जब चारों ओर पानी का जो जलस्तर है वो बढ़ता जा रहा है, तो तैयारियों पर बात करना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि हम आम जनता से जुड़े मुद्दों को उठाते हैं। इसलिए फिलहाल जनता का सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि क्या तैयारियां होनी चाहिए जो बाढ़ से उत्तर प्रदेश की जनता को बचाया जा सके। देखिए गरिमा, बिल्कुल निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि बाढ़ को लेकर के सरकार कितनी सचेत है वो साफ तौर पे तस्वीरों में दिखाई दे रही है, क्योंकि लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाढ़ को लेकर के बैठक कर रहे हैं। बाढ़ को लेकर के तैयारियां किस तरीके से चल रही हैं, अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं, साथ ही साथ विभागीय जो मंत्री है उनसे बातचीत कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ में खुद वो जाकर के निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कितना सचेत हैं बाढ़ को लेकर के। लेकिन समस्या इस बात से आती है कि जब हर साल बाढ़ आती है और हर साल बाढ़ को लेकर एक मोटा भरकम बजट जो है वो खर्च किया जाता है, लेकिन आखिरकार वो बाढ़ में पूरा तरीके से बहता हुआ नजर आता है। आखिर वो बाढ़ जो बनाने वाले होते हैं, जो बांध बनाने वाले होते हैं, वो पूरा पक्का इंतजाम क्यों नहीं करते हैं? टेम्परेरी इंतजाम हर साल क्यों किया जाता है? लाखों रुपए बर्बाद होते हैं बाढ़ को लेकर के। जिस तरीके से बाढ़ आती है और फिर उसके साथ साथ जब बाढ़ तेजी से आती है तो लोगों के घरों तक बर्बाद हो जाते हैं। यानी कि कहा जा सकता है कि लोग जो है
दूर जाकर के प्रवास करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। अपना घर द्वार सब छोड़ना पड़ता है उनको जाकर के एनडीआरएफ की टीम हो या फिर वहाँ की प्रशासन टीम हो, वो खाली कराती है, उनके घरों को खाली करा देती है। महत्वपूर्ण बातें ये है कि यहाँ पर बैठे जो विभाग के अधिकारी हैं वो केवल कमरे में बैठ करके एसी की हवा खाने के लिए बने रहते हैं, या फिर उनको भी जा करके मैदान में जा करके उनको निरीक्षण करना चाहिए। लेकिन उन सारी चीज़ों से फिलहाल भागते हुए नजर आते हैं वो अधिकारी जो मैदान में जा करके वो उन बाढ़ तटों पर जा करके एक बार निरीक्षण करें किस तरीके से काम हो रहा है और कैसे उनके इंजीनियर यानी कि उनके जो जूनियर इंजीनियर होते हैं वो किस तरीके से काम कर रहे हैं। इसका निरीक्षण विभागीय अधिकारियों को हमेशा करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर लखनऊ में बैठ करके एसी की हवा खाने से बाढ़ नहीं खत्म हो जाती। 24 लगभग संवेदनशील जिले हैं जहां पर बाढ़ का खतरा हर साल मंडराता है। हम महाराजगंज की बात कर लें, गोरखपुर की बात कर लें, बिजनौर की बात कर लें, लखीमपुर खीरी की बात कर लें, या हम गाजीपुर मऊ की बात कर लें, संत कबीर नगर की बात कर लें, ये ऐसे जिले हैं जहां पर हर साल बाढ़ का जो है खतरा जो है वो हमेशा आता रहता है। लेकिन महत्वपूर्ण चीजें ये हैं कि इसको लेकर के, बाढ़ को लेकर के सरकार जो पहले बजट जारी करती थी वो बजट जो है जारी हर साल करती है, लेकिन वो अधिकारी जो हैं अब तक इसकी सुध लेते नहीं है। तो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण वजह यह है कि उन अधिकारियों को पहले वो ख्याल रखना चाहिए कि किस तरीके से काम होना है और इसको काम को लेकर के कितना अधिकतर काम बेहतर हो सके वो देखना होगा, महत्वपूर्ण होगा। लेकिन वो अधिकारी ऐसा नहीं देते हैं। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनको मैदान में उतरना पड़ता है। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, उनको मैदान में उतरना पड़ता है। और भी बहुत से जो विभागीय मंत्री हैं वो मैदान में उतरते हैं, लेकिन अधिकारी एसी की हवा खाने में मस्त रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने कि देखिए अधिकारियों की लापरवाही कहीं ना कहीं आम जनता के लिए बहुत बड़ी मुसीबतें लेकर आती है। और देखिए हर बार हम तस्वीरें देखते हैं, मुख्यमंत्री की हमने तस्वीरें देखी हैं, वो खुद नाव से कई बार बाढ़ ग्रसित इलाकों के बीच पहुंचे हैं, कई बार उन्होंने हवाई सर्वेक्षण भी किया है। लेकिन बड़ी बात यह कि उनके निर्देश देने के बाद भी अधिकारी आखिर क्यों एक्टिव नहीं होते, ये बड़ी बात है। ठीक है संदीप, लौटेंगे आपके पास में और मेहमान हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। सबसे पहले उनको जोड़ लेते हैं, कुछ संवाददाता भी अलग अलग जगहों से हमारे साथ में है। राजेश शुक्ला हमारे साथ में गोंडा से संवाददाता है, राजू शर्मा हमारे साथ में है मेरठ से, रितेश चौहान बदायूं से, अजेंद्र चौहान आगरा से, और इसके साथ ही कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, उनका भी परिचय कराएंगे। फिलहाल अजेंद्र का रुख कर लेंगे, आगरा से हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। अजेंद्र, आगरा की बात करें तो यमुना नदी जब भी उफान पर आती है आगरा को अपने आगोश में ले लेती है और बाढ़ से लोग परेशान हो जाते हैं। क्या तैयारियां हैं इस बार आगरा में बाढ़ से बचने के लिए? देखिए, अभी अगर बात की जाए फिलहाल की तो यूपी में अलर्ट जरूर हुआ है। आगरा की अगर हम बात करें तो आगरा में अभी तैयारियों के नाम पर कुछ भी नहीं देखा जा रहा। लेकिन आगरा में जो चंबल का इलाका है वो बाढ़ग्रस्त इलाका है रहता है, और यहाँ पर तकरीबन 50 गांव ऐसे हैं जो जब बांध के, जो कोटा बांध से पानी छोड़ा जाता है या पार्वती नदी से पानी आता है, या और जो नदियां हैं 3 से 4 नदियां इसमें मिलती हैं, यहाँ जब पानी आता है तो उसको खतरे के निशान माना जाता है। उन गांवों को खाली करा दिया जाता है और उनके जो टेंट हैं उन टेंटों में वो लोग जाकर रहते हैं। यहाँ पर अगर बात करें तैयारियों की तो तैयारी अभी फिलहाल कुछ नहीं है। लेकिन जब कुल मिलाकर 132 जो खतरे का निशान है, 132 मीटर पर जब ये पानी, 132 मीटर की ऊंचाई पर जब ये पानी आ जाता है तो उसके बाद यहाँ पर गांव में मुनादी करा दी जाती है। ठीक है, यानी इंतजार उस पल का होता है जब यहाँ पर बिल्कुल सीमा रेखा पर पहुंचता है पानी और कुछ नई तैयारियां होने की बात आपने कही। शुक्रिया आपका अजेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए। आगे संवाददाताओं का रुख करेंगे, और भी कई संवाददाता अलग अलग जगहों से हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। राजेश शुक्ला का रुख कर लेते हैं, और लेकिन उससे पहले परिचय करा देते हैं, कुछ खास मेहमान हमारे साथ में है। ठीक है, देखिए लगातार हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। फिलहाल राजेश शुक्ला का रुख कर लेते हैं, गोंडा से हमारे साथ में है। राजेश जी, गोंडा की बात करें, कितनी तैयारियां की गई हैं बाढ़ के लिए? उत्तर प्रदेश कितना तैयार नजर आ रहा है? गोंडा में भी हमने देखा है लोगों का पूरा परिवार, उनका जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है बाढ़ की वजह से, इसके पहले भी। कि आपको बता रहे कि जनपद गोंडा का जिला प्रशासन बाढ़ की तैयारियों का दावा तो करता है, लेकिन जब दावा तब करता है जब बाढ़ आ जाता है। अब दावे के नाम पर जिला प्रशासन कह रहा है कि हमने बाढ़ चौकियां स्थापित कर दी, नाव की व्यवस्था कर दी, और जो बाढ़ पीड़ित लोग होंगे उनके रहने के लिए शरणगृह बना दिया। लेकिन ये सब सिर्फ कागजों में होता है, क्योंकि अधिकारी यही जनपद से बैठ करके, जो बांदा का तटबंध का इलाका है, करबगंज जो सबसे प्रभावित क्षेत्र है तहसील, वहां पे अधिकारियों का जाना क्या, कोई जाता है नहीं। वहां पर सीसीटीवी कैमरे से निगरानी कह रहे हैं, तो निगरानी सिर्फ दिखावे के नाम पर है। लेकिन अगर वहां पहुंच के अगर स्थानीय लोग से बात की तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे कोई कार्रवाई या किसी भी प्रकार का सहयोग या बाढ़ की तैयारियों को नहीं किया गया। प्रशासन सिर्फ कागजों में खाना पूर्ति करके इस्त्री कर लेता। अगर हम गोंडा जिले के जिला प्रशासन की बात करें तो जिला प्रशासन कह रहा है कि हमने बाढ़ चौकी स्थापित कर दी, 27 304 नावें लगा दी हैं, 1 प्लाटून पीएससी लगा दी है। तो ये सब कहाँ लगी है? ये सब दिखावे के लिए है। लेकिन जब मौके पर बाढ़ आता है तो वहाँ कुछ नहीं आता है, सिर्फ हर तरफ जल ही जल आता नजर आता है। और जो उससे पीड़ित लोग, मतलब जो लोग
बाढ़ प्रभावित लोग हैं वो लोग परेशान होकर के सड़कों पर अपना अस्थायी रहन बसेरा बना करके वो लोग रहते हैं। और प्रशासन अगर कह रहा है कि हमने वहाँ पे खाना आपूर्ति और जो साफ सफाई की, पशुओं की दवाई के लिए व्यवस्था, लेकिन ये सब सिर्फ एक दिखावा है। वहाँ पे स्थानीय स्तर पे लोग कह रहे हैं कि कुछ भी तैयारी नहीं होती है, सिर्फ कागजों में होती है, क्योंकि गोंडा जिला में बांध जो है बंधा एक धंधा बन चुका है। क्योंकि अगर एक बार उस बंधे को मजबूती से बना दिया जाए तो हर बार बंधा क्यों टूटे। लेकिन करोड़ों रुपए आता है जो यहाँ के सिंचाई विभाग के, बाढ़ खंड के जो अधिकारी हैं वो लोग सिर्फ पैसे का बंदर बाढ़ करके इकट्ठी कर लेते हैं और सिर्फ दिखावे के नाम पर खानापूर्ति कर देते हैं। ठीक है, सिर्फ दिखावे के नाम पर खानापूर्ति होती है, लेकिन असल में धरातल पर कोई काम नहीं किया जाता। यही वजह है कि लोगों के सामने विकट स्थितियां आ जाती हैं। रितेश चौहान हमारे साथ में बदायूं से जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। रितेश, बदायूं में क्या हालात हैं फिलहाल? बरसात लगातार अभी होना शुरू हो चुकी है, नदियों का जलस्तर बढ़ता जा रहा है, नदी नाले उफान पर हैं, तैयारियां लेकिन प्रशासन की किस कदर दिखाई देती हैं? देखिए, बदायूं की अगर बात की जाए तो बदायूं में हाल ही में जल शक्ति मंत्री सुंदरदेव सिंह ने और बदायूं में आने के बाद उन्होंने कई जगहों पर जाकर देखा है कि तैयारियां कैसी चल रही है। लगातार अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि कहीं भी कोई लापरवाही न बरती जाए। हम आपको बता दें, यहाँ पर लगभग 30 करोड़ से बाढ़ से निपटने की तैयारी की जा रही है। लगभग 9 जगहों पर कार्य चल रहा है। लगातार यहाँ के जो अधिकारी हैं, अपर जिला अधिकारी की बात की जाए, एसडीएम की बात की जाए, तमाम जगहों में तहसीलों पे 9 जगहों पर काम चल रहा है। और वही जगहों पर लगातार जो अधिकारी वो लगातार दौरा कर रहे हैं, लगातार तैयारी की जा रही है, उनको देखा जा रहा है। फिलहाल अगर बाढ़ की बात करें तो यहाँ पर बाढ़ की स्थिति अभी नियंत्रित है, बाढ़ की अभी कोई समस्या नहीं है। अगर बाढ़ यहाँ पर आती तो लगभग सैकड़ों गाँव यहाँ पर तबाह होने की स्थिति बन जाती थी। तो देखिए, जो तैयारियां हैं वो यहाँ पर ना के बराबर नजर आ रही हैं। ये बड़ी बात है कि आखिर क्यों ऐसा किया जाता है, जबकि हर बार हम तस्वीरें देखते हैं कि बरसात का मौसम आने के बाद अगर तैयारियां पहले से कर ली जाएं तो कहीं ना कहीं लोगों को राहत रहेगी और साथ ही हालात इस कदर बेकाबू नहीं होंगे। ठीक है, हमारे साथ में आरपी तिवारी साहब जुड़ चुके हैं, रिटायर्ड इंजीनियर हैं, लखनऊ की ओर से जुड़े हुए हैं। आरपी साहब, बहुत स्वागत है आपका के न्यूज़ इंडिया पर। आरपी जी, क्योंकि आपने इन विभागों में काम किया है, एक लंबा अनुभव आपके साथ में है, और देखिए हम चाहते हैं कि वो अनुभव प्रदेश के हित में आए काम, और क्या तैयारियां होनी चाहिए, किस लिहाज से तैयारियां होनी चाहिए, क्योंकि अब बाढ़ का जो मौसम है, हम कह सकते हैं बरसात शुरू हो चुकी है और ऐसे मौसम में ही बाढ़ आने का खतरा सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि जलस्तर नदियों का लगातार बढ़ता रहता है। तो क्या तैयारियां प्रशासन की ओर से की जानी चाहिए, मैं चाहती हूँ कि अगर आप बताएं। देखिए, हर साल बाढ़ की तैयारियों के लिए स्टैंडिंग ऑर्डर है, बिल्कुल अस्थायी आदेश दिए गए हैं विभाग में कि 30 जून के पहले सारी बाढ़ की तैयारियां कर ली नहीं होती है, और उसमें काफी लोग इन्वॉल्व होते हैं। जितनी भी संभावित कटान स्थल होते हैं वहां हम सारी बाढ़ की सामग्रियां एकत्रित कर लेते हैं, और उस एकत्रित की गई सामग्री की जानकारी वहां बाढ़ सुरक्षा समिति जो होती है, प्रधान होते हैं, सबको हम इन राइटिंग देते हैं कि इतना सामान, इतनी बोरियां रखी है हमने, इतने बोल्डर रखे हैं। 30 जून के पहले, 30 जून के बाद किसी भी अधिकारी को ये आदेश नहीं है कि वो सामग्री इकट्ठा करे। 30 जून तक सारी सामग्री इकट्ठा करके और शासन, प्रशासन और विभाग को जानकारी देनी होती है। उसके बाद जब बाढ़ आती है, 30 जून के बाद जनरली जब बाढ़ आती है, तो जैसे ही डेंजर लेवल पे नदी आती है तो जेई का स्टेशन ही वही कटान स्थल हो जाता है। वो उसके लिए बिल्कुल स्टैंडिंग आदेश है कि 1 मिनट के लिए भी वो नहीं हटेगा वहां से। और जब और मेन फ्लड लेवल पर उससे ऊपर जब जाती है तब असिस्टेंट इंजीनियर को भी वहीं कैंप करना पड़ता है। और इस अवधि में जो बाढ़ सामग्री पहले से ले ली रख गई है, जो काफी जांच पड़ताल की जाती है, उसकी चेकिंग की जाती है, तो बाढ़ अवधि में उसी सामग्री का हम प्रयोग करते हैं। तो ये कहना कि बाढ़ की तैयारी कागजों में होती है, ऐसा नहीं है। सबका फिजिकल वेरिफिकेशन होता है और वो सूचना जिला प्रशासन को दी जाती है, विभाग के सारे अधिकारियों को दी जाती है। विभाग से वहां से अधिकारी भेज करके सबकी चेकिंग कराई जाती है कि इन्होंने जो सामग्री लिखी है वो एक्चुअली मौके पर है कि नहीं। ठीक है, बिल्कुल। एक दूसरी बात और बार बार ये उठाई जाती है कि परमानेंट स्ट्रक्चर क्यों नहीं बना दिया जाता है।
बार बार कटान होता है, बार बार खर्च होता है, तो वहां अस्थायी निर्माण कार्य कर दिया जाता। ये सबके दिमाग में रहता है कि आखिर ऐसा गवर्नमेंट क्यों नहीं करती है। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि जैसे बहुत बड़ा कोई स्ट्रक्चर हो, बड़ा विद्यालय हो, बड़ा अस्पताल हो, उसके बचाने के लिए तो अस्थायी निर्माण किया जा सकता है। अस्थायी निर्माण में बहुत कास्ट आती है। जो नदी की स्कावर लेवल होती है वो 15-16 मीटर होती है। ठीक है। 16 मीटर गहरी दीवार बनानी पड़ेगी परमानेंट स्ट्रक्चर के लिए, जिसमें कम से कम 3-4 साल समय लगेगा। और मान लीजिए हमने बना दिया किसी नदी के किनारे रिटेनिंग वॉल बना दिया 16 मीटर गहरा, कि अब कितनी भी बाढ़ आवे तो नहीं कटेगा। और बनाने के बाद मान लीजिए कि 3 किलोमीटर दूर नदी चली गई वहां से, तब तो हमारा सारा ये खर्च बेकार चला जाएगा। इसलिए परमानेंट स्ट्रक्चर तो बिल्कुल ही नहीं बनाए जा सकते। लोगों के दिमाग में रहता है कि बार बार ये फ्लड फाइटिंग करके बचाते हैं, परमानेंट क्यों नहीं बना देते। परमानेंट इसीलिए नहीं बनाया जाता है कि एक तो बहुत समय लगेगा, बहुत धन लगेगा, और बनने के बाद भी गारंटी नहीं रहेगी कि नदी वहीं रहेगी। ठीक है, ठीक है। देखिए, आपकी ओर से बहुत अहम बात साझा की गई है तिवारी जी, आपकी ओर से बहुत अहम बात ये बताई गई कि देखिए कुछ चीजें हैं जो संभव नहीं है, लेकिन वहीं आपने जो कहा ना कि 30 जून के पहले सभी तैयारियां जो सामग्री है उसको एकत्रित करना बहुत जरूरी होता है। जबकि हमारे जो संवाददाता हैं, अगर यहाँ पर इनके क्षेत्रीय स्थल की बात कर ले तो कोई तैयारी ऐसी नजर नहीं आ रही है, ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। अधिकारियों की बड़ी लापरवाही होती है, जिसकी वजह से ही कहीं ना कहीं देखिए अब बड़े खतरे होते हैं। संवाददाता से ये पूछिए कि जो कटान स्थल है उसमें कितने कटान स्थल पर जा करके उन्होंने सामग्री का निरीक्षण किया है। जरा एक संवाददाता से पूछिए, उसका नाम पूछिए। जैसे गोंडा के अभी कह रहे थे ये, तो ये किस दिन एल्गिन चरसरी बांध पर गए हैं। वहां बंदा जो सबसे वल्नरेबल है एल्गिन चरसरी बांध है, उसके किस कटान स्थल पर जाकर के उन्होंने देखा है कि तैयारी नहीं हुई है। इनसे जरा ये पूछिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, हम ये भी जानते हैं कि आखिर कहां पर तैयारियां हुई हैं और कहां पर नहीं तैयारियां हुई हैं। गोंडा से हमारे साथ में हमारे संवाददाता राजेश शुक्ला लगातार बने हुए। राजेश, देखिए अभी तिवारी जी हमारे साथ में जुड़े हुए रिटायर्ड इंजीनियर हैं और लंबे वक्त तक इनकी ओर से यहाँ पर काम किया गया है। अभी आपने कहा कि कोई भी तैयारी नजर नहीं आती है, तो क्या जो कटान स्थल है यहाँ पर आपने निरीक्षण किया है, यहाँ पर क्या कुछ निकल कर सामने आया? और साथ ही जब आपने जिम्मेदार अधिकारियों से इस विषय में बात की, तब क्या कुछ चीजें निकल कर सामने आई है, विस्तार से बताएं। अगर हम आपको बताएं कि जो कटान स्थल है एल्गिन चरसरी बांध, वहां पे हमारी टीम अपनी टीम के साथ गई और जो स्थानीय लोग हैं उनसे बात किया, तो जब स्थानीय लोग की जो पीड़ा है, जो वहाँ बाढ़ पीड़ित लोग हैं, उनकी बात सत्य है कि जो अधिकारियों की बात सत्य है। अधिकारी तो अपने कमरे में बैठ करके कह देते हैं हमने सारी कार्रवाई कर दी, लेकिन जो बाढ़ पीड़ित है, जिसने स्थानीय जो वहाँ के निवासी हैं, जो बाढ़ पीड़ित हैं, जिनका बाढ़ कटान स्थल के अगल बगल मकान है, उनसे पूछिए, वो उन्होंने खुद बयान दिया है कि यहाँ पे कार्रवाई कुछ नहीं होती। विभाग कोई भी प्रशासन बाढ़ के नाम पे कोई भी व्यवस्था नहीं करता। जब बाढ़ आता है तो जब बाढ़ आता है तब जिला का प्रशासन वहां पे अपना आला लेकर पहुंचता है और युद्ध स्तर पर काम शुरू करता है, सिर्फ दिखावे के लिए। ठीक है, सिर्फ दिखावे के लिए काम किया जाता है। देखिए तिवारी साहब, ये निकल कर आया कि देखिए अधिकारी जो है वो बयान तो दे देते हैं, कह देते हैं सब कुछ पूरा हो गया, लेकिन असल में तैयारियां देखिए फीकी पड़ जाती। क्योंकि अगर आप ध्यान दें, किसी भी हम लगातार चर्चा करते हैं, हमारे साथ में अलग अलग जगहों के अधिकारी भी चर्चा में जुड़ते रहे हैं इसके पहले कई बार, हमने यही देखा है कि हर बार जब स्थितियां विकट हो जाती हैं तो बयान ये दिया जाता है कि हम पूरी तैयारी कर रहे हैं, राहत बचाव कार्य जारी है। लेकिन सर, आज क्योंकि हमने चर्चा बिठाई है इसलिए कि वहां तक स्थितियां ना पहुंचे। राहत बचाव कार्य तो आप करते हैं, लेकिन क्या उससे पहले प्रिकॉशंस आप लेना ठीक नहीं समझते? क्योंकि अगर वो कर लें तो शायद ना उतना पैसा खर्च होगा जितना राहत बचाव कार्य में होता है, और ना ही लोगों का उतना नुकसान होगा जो बाढ़ आने के बाद में होता है। सहमत होंगे आप मेरी इस बात से? आरपी साहब, आपने जो बताया, हमने बताया कि ये बिल्कुल स्टैंडिंग ऑर्डर है कि जितनी भी बाढ़ बचाव सामग्री है 30 जून तक खरीद ली जाती है। बाढ़ अवधि में किसी भी अधिकारी को सामान लेने की छूट नहीं है। सुपरिटेंडिंग इंजीनियर स्तर का अधिकारी ही एक बोरी भी खरीदनी है तो वो बाढ़ पीरियड में वही आदेश दे सकता है, जो बहुत बड़ा अधिकारी होता है। ठीक है। तो जब बाढ़ की क्राइसिस आती है, डेंजर लेवल से ऊपर जाती है, नदी का कोई ठिकाना नहीं है कि अंदर कहां से कटान कब करेगी। ये प्रिडिक्टेबल नहीं है, क्योंकि फ्लड डिस्चार्ज हमारा कितना ऊपर से आएगा और नदी के नीचे की कटान की क्या पैटर्न है, ये अनप्रिडिक्टेड होता है। तो जब कटान शुरू हो जाती है तब हम उन सामग्री का उपयोग करते हैं।
आप देखे होंगे कि जब बाढ़ होता है तो किस युद्ध स्तर से वहां पर काम कराया जाता है, और डेली की डेली रिपोर्ट वहां भेजी जाती है कि आज हमने इतना सामग्री यहाँ प्रयोग किया और इतना सामग्री यहाँ प्रयोग किया, और इन तैयारियों की सूचना सारे जिला प्रशासन को दी जाती है। उनकी टीम भी एसडीएम जा करके मौके पे चेक करते हैं कि ये जो कह रहे हैं सही है कि नहीं, ये सामग्री रखे हैं कि नहीं रखे हैं। अब मान लीजिए कोई केवल कागज में कर दिया, तो बाढ़ पीरियड में 30 जून के बाद तो किसी को अधिकार ही नहीं है सामग्री खरीदने का, तो वो कहाँ से फ्लड फाइटिंग करेगा यदि वो रखेगा नहीं। लेकिन सर ऐसा तो नहीं है कि इस बात की जानकारी जो अधिकारी हैं उनको नहीं होती होगी, उन्हें पता है ना 30 जून अंतिम तिथि है, तो उसके पहले ही करना है, ये तो पहले ही होता है। हाँ वही चीज है, तो उनको करना चाहिए ना, कि सिर्फ कागजों में अगर तैयारियां होंगी तो फिर असल में तो पानी बहेगा ना। तैयारियां कर करके और उसकी सारी सूचना कि हमने किस स्थल पे कितना सामान रखा है, क्या क्वांटिटी है, उसका फिजिकल वेरिफिकेशन होता है, और वो सूचना जिला प्रशासन से लेकर के सारे उच्चाधिकारियों को दिया जाता है। ठीक है सर, आप ठीक है सर, आपके पास लौटते हैं, कुछ संवाददाता है, एक बार उनका रुख कर लेते हैं, उसके बाद आपके पास वापस से आएंगे और जानेंगे कि आखिर क्या कुछ और नया किया जाना चाहिए ताकि जो आज फिलहाल काम कर रहे हैं उनकी ओर से वो कदम उठाए जाएं, आपके अनुभव का हम कह सकते हैं फायदा उठाया जाए और उत्तर प्रदेश को बाढ़ से बचाया जा सके। संदीप हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं, इसके साथ ही हमारे साथ में कुछ और राजू शर्मा जुड़ चुके हैं मेरठ से। एक बार राजू का रुख करेंगे, उसके बाद संदीप के पास में जाएंगे। राजू, मेरठ की बात कर ले, क्या कुछ तैयारियां हैं, कुछ बाढ़ को लेकर क्या स्थानीय प्रशासन ने तैयारियां की हैं? बिल्कुल, देखिए गरिमा, बाढ़ को लेकर जो स्थानीय प्रशासन है, चाहे मेरठ के डीएम की बात हो या फिर कमिश्नर की बात हो, पहले से ही तैयारियों में जुटे हुए हैं। खुद मेरठ की कमिश्नर सेल्वा कुमारी जे ने बैठक की अधिकारियों के साथ ही दिशा निर्देश दिए कि बाढ़ प्रभावित जो क्षेत्र है वहां पर जो भी कमियां हैं उन्हें दूर किया जाए, साथ ही जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जो लोग रहते हैं उन्हें जानकारी दी जाए और उन्हें वहां से बाहर निकाला जाए, ताकि जब बाढ़ आए तो जो समस्या उत्पन्न होती है वो समस्या ना उत्पन्न हो। इससे लेकर तमाम जो अधिकारी है वो तैयारियों में जुटे हुए हैं और लगातार अधिकारियों को भी दिशा निर्देश दे रहे हैं। मेरठ का एक क्षेत्र पड़ता है हसनापुर सागर क्षेत्र, वहां पर हर वर्ष वहीं पर ये समस्या आती है, बाढ़ से संबंधित जो समस्या है वो वहीं पर आती है। उसको लेकर तमाम अधिकारी सतर्क होते हुए फिलहाल नजर आ रहे हैं, लेकिन हकीकत उस वक्त पता चलेगी जब बाढ़ आएगी कि कितनी तैयारी। बिल्कुल, तब तैयारियों की जो सच्चाई है वो समझ में आती है कि आखिर कितनी तैयारियां थी और किस तरीके से लोगों को बचाया जा रहा है। ठीक है, रितेश चौहान का भी रुख कर लेते हैं, बदायूं से हमारे साथ में काफी देरी के साथ में जुड़े हुए। रितेश, हम देख पा रहे हैं कि बरसात अभी भी हो रही है और नदियों का जलस्तर एक एक कर बढ़ता ही जा रहा है, जो लोगों के लिए मुसीबतें लेकर आने वाला है। अगर बाढ़ आई तो स्थानीय प्रशासन ने उससे लोगों को बचाने के लिए क्या कुछ तैयारियां की है, पूरी जानकारी? देखिए, अगर बाढ़ की आने की स्थिति बताई जाए तो अभी बात नहीं, लेकिन जब आती है बात तो यही अधिकारी ऑफिस में बैठकर आदेश करते हैं, लेकिन उस आदेश का अमल नहीं किया जाता। हम अगर तैयारी की यहाँ पर बात करें तो लगातार तैयारियां काफी समय से चल रही है, लगातार अधिकारियों को निर्देश देने के लिए जल शक्ति जो मंत्री हैं वो भी यहाँ पर आए थे, परसों आए थे, और यहाँ पर आने के बाद उन्होंने आदेश दिया था। उसके बाद भी लगातार कुछ जगहों पर ऐसा देखा गया कि तैयारियां नहीं चल रही है, तैयारियां चल रही है लगातार। अगर बात की जाए, अगर बाढ़ आएगी तो बाढ़ से निपटने के लिए और घर वाले होंगे जो पीड़ित होंगे उनके लिए ले जाने के लिए कोई सुरक्षित जगह या स्थान नहीं बनाया जाए जहाँ उनको ले जाकर रखा जाए। हालांकि बाढ़ की बात की जाए तो यहाँ पर लगभग सैकड़ों गाँव जो है प्रभावित होंगे। ठीक है, बिल्कुल, सैकड़ों परिवार प्रभावित होते हैं। संदीप का रुख कर लेते हैं। संदीप, देखिए तिवारी साहब हमारे साथ में लगातार जुड़े हुए हैं, उनकी ओर से बहुत अहम बातें साझा की गई। 30 जून अंतिम तिथि होती है सभी तैयारियों को पूरा करने की, फिजिकल वेरिफिकेशन भी उन तैयारियों का जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनकी ओर से किया जाता है। लेकिन सर फिर ये लापरवाहियां क्यों होती हैं? ये बयान जब बाढ़ आ जाती है उसके बाद अधिकारियों के क्यों आते हैं कि तैयारियां की गई थी लेकिन जलस्तर बढ़ता गया? हर बार पता है कि जलस्तर बढ़ना है सर, तो उस लिहाज से तैयारियां क्यों नहीं होती? तिवारी साहब ने बहुत अहम बातें बताई। 30 जून के हिसाब से अगर तैयारियां होनी हैं तो अब तक पूरी तैयारी हो चुकी होनी चाहिए। देखिए,
देखिए गरिमा, सर का काफी ज्यादा महत्वपूर्ण अनुभव रहा है बाढ़ को लेकर के। अब तक बहुत ज्यादा समय उन्होंने बाढ़ पे दिया है और बाढ़ पे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर उन्होंने उत्तर प्रदेश में खासतौर पे काम किया है। बाढ़ को लेकर के जितना सर के अंदर जो समझ है और जितनी ज्ञान है वो हम दर्शकों को बताने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन साफ है कि सर ने जैसा कहा कि 30 जून तक आपको सामग्री, जो बाढ़ की सामग्री होगी उसको आपको खरीद लेना चाहिए। लेकिन महत्वपूर्ण यहाँ पर बैठे जो उच्च अधिकारी हैं, यहाँ पर जो बैठे यहाँ पर जो प्रशासन है वो कहीं ना कहीं लापरवाही करता हुआ नजर आता है। बजट बनता है, पूरा बजट जारी होता है, पूरी लिस्ट बनती है कि आपको क्या क्या वर्क काम करने, कौन कौन से काम करने, कौन से पुल पुलिया की मरम्मत करानी है, उसका पूरा विवरण जो है वो मुख्यालय तक भेजा जाता है। और इसके बाद से मुख्यालय पे आने के बाद से फिर वो सचिवालय जाता है जहां पर जो है बजट जो है सैंक्शन किया जाता है। समय पर जब पैसा नहीं मिलता है तो ना तो वो अपना 30 जून से पहले जो है अपनी सामग्री खरीद पाते हैं, ना ही जो है वो काम जो अधूरे रहते हैं वो काम कर पाते हैं। तो ये भी सबसे बड़ा पॉइंटर है और शायद यही वजह है कि जिसके बाद बाढ़ का खतरा लगातार जो है वो जिले में बढ़ता चला जाता है और फिर हालात ऐसे होते हैं कि जो गांव है वो पूरा गांव जलमग्न हो जाता है। तो ये तमाम चीजें हैं, महत्वपूर्ण चीजें हैं जिस पर सर ने पर्दा उठाया है। सर ने उन बातों को समझाया है कि कैसे बाढ़ को नियंत्रण किया जा सकता है, कैसे बाढ़ पर काम आगे वाले समय में करना चाहिए अधिकारियों को, जिससे कि लोगों को, आम जनमानस को राहत मिल सके। जी बिल्कुल ठीक है। राजू का एक बार फिर से रुक करते हैं। राजू देखिए, आम जनमानस को राहत मिल सके यही के न्यूज चाहते हैं और यही वजह है कि हमने बाढ़ आने से पहले आज इस मुद्दे को उठाया, ताकि जो अधिकारी है अगर वो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं तो वो समझे कि तैयारियां किया जाना कितना जरूरी है, क्योंकि एक बाढ़ से न जाने कितने परिवारों की जीवन भर की कमाई मिट जाती है। हमने देखा है लोगों के घर तबाह हो जाते हैं, सब कुछ पानी में मिल जाता है। राजू, बावजूद इसके तैयारियां नहीं होती हैं, क्या राहत सामग्री जो 30 जून तक होनी थी तैयार, वो मेरठ में तैयार की गई है? क्या जो जब शिफ्ट किया जाता है लोगों को बाढ़ आ जाती है, क्या वो राहत कैंप बनाए गए हैं? ऐसी कोई जानकारी आपने देखी? जो कटान स्थल है वहां पर क्या आप पहुंचे? हाँ बिल्कुल, देखिए गरिमा, न्यूज हमेशा जनहित के मुद्दे उठाता है और आज भी यही मुद्दा उठाया, जनहित का बाढ़ से कैसे लोगों को बचाया जाए और किस तरीके से जो अधिकारी है वो तैयारी कर रहे हैं। इस मुद्दे को आज लेकर हम बातचीत कर रहे हैं। लेकिन जो मेरठ के तमाम अधिकारी है वो फिलहाल बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि जो अधिकारी है निचले स्तर के उन्हें दिशा निर्देश दिए गए हैं, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जाए और वहाँ की जो कमियां हैं उन्हें दूर करे। साथ ही इसके अलावा जो और चीजें निकल कर सामने आने वाली है उसको लेकर एक रिपोर्ट तैयार की। इस तरह मेरठ के तमाम अधिकारियों के फिलहाल दावे हैं। हमने जमीनी हकीकत भी जानी, फिलहाल वहाँ पर अभी कोई भी तैयारी नजर नहीं आ रही है। किसी भी तरह के जो आम जनता से जो एक चर्चा की जाती है, जानकारी साझा की जाती है, वो अभी नहीं साझा की गई है। केवल फाइलों में अभी तैयारी चल रही है, बैठकों में दिशा निर्देश देने का जो काम है वो किया जा रहा है। अभी कुछ दिनों बाद ये बाढ़ आएगी और उसके बाद अभी मेरठ के तमाम अधिकारी है वो बड़े जो बयान है वो देते हुए नजर आएगी कि तैयारी की गई थी लेकिन कुछ न कुछ खामियां रही है या जल जो है ज्यादा आ गया इस वजह से। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए हम यही चाहते हैं कि जो खामियां रह जाती हैं हर बार वो खामियां ना रहें, तैयारियां पूरी तरीके से की जाए। तिवारी साहब जैसे अनुभवी लोग बैठे हुए हैं, इनसे सलाह ली जाए, इनसे राय मशवरा किया जाए और इनके अनुभव का फायदा उठाया जाए ताकि उत्तर प्रदेश में लोगों को बाढ़ से बचाया जा सके। बहुत शुक्रिया राजू आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। संदीप आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो यह हम खबर देखिए आपको हम बता रहे हैं जहां पर बाढ़ से निपटने के लिए तैयारियां काफी होनी चाहिए और तभी शायद उससे बचा जा सकता है। राजेश आपका भी शुक्रिया, रितेश बदायूं से थे हमारे साथ में, आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए सीएम योगी की बैठकों का दौर जारी है। तो देखिए फिलहाल बाढ़ प्रभावित जिलों के लिए तैयारियां क्या पूरी की गई हैं और बाढ़ के लिए उत्तर प्रदेश कितना तैयार है ये देखना बहुत अहम होगा। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, बाढ़ को लेकर यूपी कितना तैयार, ये बड़ा सवाल है जो लगातार उठ रहा है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकते हैं, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बात हम कर रहे हैं कि आखिर बाढ़ के लिए कितना तैयार उत्तर प्रदेश, क्योंकि उत्तर प्रदेश ने कई बार बाढ़ झेली है, उत्तर प्रदेश की जनता ने कई बार बाढ़ का कहर देखा है। वरिष्ठ पत्रकार संजय श्रीवास्तव जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। संजय जी, हर बार बाढ़ उत्तर प्रदेश में आती है, कई जिलों को अपने आगोश में ले जाती है और कई लोगों का जो परिवार है, उनका जो रहन सहन है, सब कुछ बिगाड़ कर चली जाती है। हम ये जानना चाहेंगे कि सर हर बार से सीख क्यों नहीं ली जाती, कुछ ना कुछ नसीहत क्यों नहीं ली जाती? ऐसा तो नहीं
नहीं है कि एकदम से 2-4-10 साल में एक बार बाढ़ आ जाए, तो भाई तैयारियां नहीं थी, अचानक से जलस्तर बढ़ गया, नदियां तेज हो गई। जब हर बार का यही हो गया है तो तैयारियां होनी चाहिए। उस लिहाज से आपको लगता है कि अधिकारियों की लापरवाही रहती है जिसके चलते यूपी को झेलना पड़ता है? बिल्कुल सही सवाल आपने सही समय पे किया है, क्योंकि यूपी में इस समय मानसून आया हुआ है और कुछ इलाकों में लगातार बारिश हो रही है। कुछ जगह पर भले ना हो रही हो या छुटपुट हो रही है, लेकिन बहुत से इलाकों में उत्तर प्रदेश के काफी बारिश हो रही है। खासतौर से पूर्वांचल के जो तराई इलाके हैं वहां पर बारिश हो रही है और निश्चित तौर पर वहीं पर ज्यादा खतरा होता है बाढ़ से जूझने के लिए भी और निपटने के लिए सरकार और प्रशासन को। मेरी कुछ दिनों पहले राहत आयुक्त यहाँ पहले थे, एक IAS ऑफिसर, उनसे बातचीत हो रही थी इसी मुद्दे पे। तो उन्होंने कहा कि जो बाढ़ आती है और बाढ़ से कैसे निपटते हैं और पहले से क्या तैयारी करते हैं, यानी कि प्री मानसून जो प्रिपरेशन या हूट कहिए वो शब्द इस्तेमाल किया उन्होंने, जिससे हूटर बसता है। तो एक तरीके से प्री मानसून हूट होता है और उससे सबक लिया जाता है कि कैसे बाढ़ अगर आती है या बारिश ज्यादा होती है तो उससे कैसे निपटा जाए। उससे उन्होंने कहा बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पर कुछ ना कुछ लापरवाहियां रह जाती हैं जिनके चलते बड़े नुकसान उठाने पड़ते हैं। संजय जी की आवाज़ ठीक तरीके से नहीं पहुंच पा रही है, रुक कर लेंगे। कुछ और मेहमान हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। जीबी राय साहब हमारे साथ में हैं, रिटायर्ड SC हैं, लखनऊ की ओर से जुड़े हुए हैं। जीबी साहब बहुत स्वागत, आपका आवाज़ मिल रही है आपको? हेलो जी जीबी साहब बहुत स्वागत आपका के न्यूज़ इंडिया पर। सर हम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आपने एक लंबे वक्त तक इन विभागों में काम किया है और कई सारी विशेष तैयारियां कर उत्तर प्रदेश को बाढ़ से कई बार बचाया भी है। सर हर बार बाढ़ आती है, हर बार लोगों का नुकसान होता है और हर बार बहुत से परिवार और उनका सामान तबाह हो जाता है। इस बार आप क्या कहना चाहेंगे उन अधिकारियों से, उस टीम से जो एक काम करती है, जो ये विभाग हैं जो लोगों को बाढ़ से बचाते हैं, बाढ़ से बचने के लिए तैयारियां करते हैं, क्या कुछ किया जाना चाहिए? साहब तिवारी जी ने जो कहा है बिल्कुल सही कहा है कि यहाँ कोई कोताही नहीं बरती जाती है। बाढ़ की तैयारी के पहले एक चीफ इंजीनियर की INP की चीफ इंजीनियर की टीम हर बंधों का निरीक्षण करती है और देखती है कि जो लोकल अधिकारी हैं वह जो बाढ़ की तैयारी है पूर्ण किए हैं कि नहीं किए हैं। अगर नहीं किए हैं तो उसको पूर्ण कराने का आदेश दिया जाता है और फिर उसको वीडियोग्राफी द्वारा दिखलाया जाता, भेजा जाता है। तब यह चीजें सेटिस्फाई होती हैं कि आपने तैयारी कर लिया है। इसमें 2-3 चीज मैं बताना चाहूंगा कि पानी कितना आएगा यह प्रिजम्पशन कोई नहीं कर सकता। तो पानी 98 की बाढ़ में वह 50-60 सालों में जितना पानी नहीं आया था उतना पानी आया, बंधों की ओवर टॉपिंग हुई। तो उसमें जो है यह मानवीय दोष नहीं रहता है, यह प्राकृतिक दोष रहता है और प्रकृति में किसी नहीं होता है। नहीं होता है तो आपको सही ढंग से बता दूं कि इंजीनियर हेलो हाँ बोलिए प्लीज, ठीक है बोलिए सर। हाँ इंजीनियर कभी जो है अपने साइड से धोखा नहीं करता। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि बाढ़ की तैयारियों के लिए हमको फंड जो है मार्च के पहले ही मिल जाना चाहिए, जिससे हम जो है अगर बोल्डर मंगाना है तो टेंडर करके उसको बोल्डर मंगा लें और उसको साइट पर रख दें। बोरियों को खरीदना है तो हम उसी समय खरीद लें। अगर हमारे पास पैसा नहीं रहेगा तो हम उस काम को नहीं कर पाएंगे। तो एक चीज सबसे बड़ी जरूरी है कि फंड का एलोकेशन समय से पूर्व हो जाना चाहिए, या तो अप्रैल जो शुरू होता है उसी समय फंड का एलोकेशन हो जाए और एकदम सख्त आदेश हो कि हर डिवीजन में वह फंड जितना रिक्वायर्ड है वो जाना चाहिए। ये नहीं हो पाता है। फंड आता है, पैसा आता है, वह जब जून शुरू हो जाता है तब आता है। उसमें इंजीनियर प्रेडिक्ट नहीं कर पाता है कि हमको कितना
काम करना है। अगर वो लाइबिलिटी क्रिएट करता है तो उसके खिलाफ चार्जशीट बनाई जाती है, जिससे वो पनिश हो जाता है कि आप जो है यह फंड से ज्यादा क्यों खर्च कर दिए। इंजीनियर को विश्वास में लेना चाहिए, उस पर विश्वास करना चाहिए। सरकार जो है एसडीएम पर विश्वास करती है, इंजीनियर पर विश्वास नहीं करती है। एसडीएम जाता है, वो जो क्लास 2 अधिकारी है वह जो है हमारे स्कूटी इंजीनियर को हड़काता है। चीजें जो है यह नहीं होनी चाहिए। यह इंजीनियर जो है अंग्रेजों के जमाने में उतना ही शक्तिशाली था जितना डीएम है। अब डीएम जो है हम लोग के जमाने में हम डीएम के साथ दौड़ा करते थे। इस समय डीएम जो है एक्सीएन को नहीं कुछ समझता है। जब एक्सीएन और एई और सब लोग डिमोरलाइज रहेंगे तो काम जिस गति से होना चाहिए और जिस क्वांटिटी और क्वालिटी का होना चाहिए नहीं हो पाता है। आप ही को कोई हटकाता रहे तो आप काम नहीं कर पाएंगे। आपके मेधा का प्रयोग नहीं किया जाता है। एक डीएम जो है जो 8 साइड से पढ़ करके जाता है वो हमको सिखाता है कि बंदे कैसे बनेंगे, कैसे काम होगा। यह उचित नहीं है। यह सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण वातावरण है कि इंजीनियर जो विकास करता है उसी का काम हर जगह दिखाई देता है, उसकी समाज में इज्जत नहीं है। हर लोग उसकी जो है इज्जत नहीं करते हैं। आपका पत्रकार जाता है एसडीएम के खिलाफ सर के बारे कुछ नहीं बोल पाता है, डीवाईएसपी के खिलाफ नहीं कुछ बोलता है, इंजीनियर के खिलाफ बोलता है। आप साइडों पर जाइए और देखिए इंजीनियर कितनी मेहनत करता है। यह सब चीजें हैं, जब तक यह सब दुरुस्त नहीं होगी इंजीनियर को भी इज्जत मिलनी चाहिए। ठीक है कोई बंधा कट जाता है तो वह जो है एसडीएम और सब लोग कहते हैं तुम्ही ने बंधा कटवा दिया। यह कैसी विडम्बना है भाई। ठीक है, हम अपने बंधे को कटवाएंगे, अपनी नौकरी गंवाएंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ बिल्कुल 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 सर। ठीक है सर, आपके पास लौटेंगे। संजय जी हमारे साथ में लगातार बने हुए वरिष्ठ पत्रकार हैं। संजय जी, आपकी बात अधूरी रह गई थी, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी, अपनी बात को पूरा कर सकते हैं आप। नहीं, मैं इतना ही कह रहा था कि अभी जो सज्जन बोल रहे थे वो जो बात कह रहे थे उसमें भी सच्चाई है और दम है कि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको, जो तकनीकी अधिकारी हैं जो ये कह रहे हैं कि इंजीनियर जो इसको एग्जीक्यूट करते हैं, बाढ़ जैसी समस्याओं से निपटने में जो उनकी भूमिका होती है, उससे निपटने में जो उनके सजेशंस होते हैं, जो उनके उपाय होते हैं, उस पर अमल होना चाहिए। जो इन्होंने कहा कि बजट का एलोकेशन समय से होना चाहिए, निश्चित तौर पर मैं उनकी तमाम बातों से सहमत हूं। और ऐसा जो फील्ड है यानी व्यवहारिक रूप से ऐसा होता नहीं है। जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो वाकई बड़े बेलगाम होते हैं और वो अपने आगे किसी को सेठते नहीं है, समझते नहीं है। तो निश्चित तौर पर ऐसे में कहीं ना कहीं काम करने में दिक्कतें आती हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो ये है कि बाढ़ से निपटने के लिए जो प्री मानसून रूट होना चाहिए, तैयारी होनी चाहिए, वो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि मई के महीने में ही कंप्लीट हो जाना चाहिए कि कहां पर पानी की निकासी हो रही है, कहां जल भराव हो रहा है, शहरी क्षेत्रों में कहां से पानी जल भराव हो रहा है और क्या निकासी की व्यवस्था है। तो इन सब पर पहले ही अगर एक रूपरेखा तैयार कर ली जाए और उसको फिर एग्जीक्यूट किया जाए, शासन प्रशासन के अधिकारी बजट क्लियर कर दें और समय से सारी चीजें की जाए, तो निश्चित तौर पर बाढ़ की जो भयावह स्थिति उत्पन्न होती है उससे बचा जा सकता है। बिल्कुल, बाढ़ की भयावह स्थिति से बचा जा सकता है, लेकिन उसके लिए सभी अधिकारियों को ठीक समय पर काम करना होगा, अपनी चीजों को पूरा करना होगा, शायद तभी इन स्थितियों से निपटा जा सकता है। जेपी साहब, मानेंगे इस बात को, हम ये नहीं कहते कि सभी अधिकारी एक जैसे होते हैं, लेकिन लापरवाही तो होती है क्योंकि हर बार वही स्थिति होती है, लेकिन तैयारियां कम पड़ जाती हैं। तो ये तैयारियां कम क्यों पड़ती हैं? क्यों नहीं इतनी तैयारियां होती कि पूरा पड़ जाए? ऐसा है, मैं बता रहा हूँ, एक और कड़ी सच्ची समझ लीजिए। इस जमाने में देखिए विश्वास की कमी हो गई है। मीटिंग का दौर ज्यादा चल रहा है। बिल्कुल, साइड जो है सबको जाना चाहिए, स्टे करना चाहिए, देखना चाहिए, बड़े अधिकारियों को भी, कलेक्टर को भी और हमारे एससी और चीफ इंजीनियर को भी। जब वह देखेंगे, हर पॉइंट को देखेंगे, तभी इसका निराकरण हो पाएगा। जो इस समय हमको लगता है कि इसकी कमी हो गई है, तो इसको जो है दुरुस्त करना चाहिए। और प्रशासन और इंजीनियर्स
मिल करके जब ये करेंगे, एक दूसरे पर विश्वास करेंगे, तभी ये सब चीजें हो पाएंगी। अब एक चीज मैं बता दूं, फ्लड फाइटिंग का पैसा जो 2245 इसमें आता था, वो डीएम के थ्रू आता है। डीएम क्या जानता है कि कहाँ हमारी जरूरत है, वो डायरेक्ट जो है एक्सीएन के पास आना चाहिए, वो नहीं आना चाहिए। ये गलत ये हो गया है। पहले डायरेक्ट जो है डिपार्टमेंट में आता था। हर चीज अब डीएम के इसमें देखेंगे। जब से डीएम के हाथ में विकास कार्य गए हैं, तब से इसकी क्वालिटी और क्वांटिटी सब चीजें खराब हो गई। इंजीनियर्स को फुल पावर दिया जाना चाहिए। अगर गलत काम करता है तो उसको सस्पेंड कीजिए, टर्मिनेट कीजिए, बाकी उसको फुल पावर देना चाहिए। वो जो कहता है उसको सही मानना। ठीक है, यानी आपका कहना है कि फुल पावर नहीं दी जाती, कहीं ना कहीं इसकी वजह से भी कमियां आती हैं। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए। तो देखिए, हमारे साथ में JB राय साहब थे, उनकी ओर से बड़ी बातें साझा की गई हैं। उनका कहना है कि फुल पावर दी जानी चाहिए, तब शायद बेहतर तैयारियां हो सकती हैं। संजय जी, बड़ी अहम बात निकलकर सामने आई है। ये रिटायर्ड एससी थे और उन्होंने कहा कि फुल पावर अगर मिलेगी तो अधिकारी पूरा काम कर सकेंगे। लेकिन सर, क्या ये मतलब इतना ही काफी है? अधिकारियों को कहाँ पर उनके हाथ बंधे होते हैं? क्यों आखिर उन्हें फुल पावर नहीं दी जाती? ऐसा बहुत ही, अगर ये रिटायर्ड एसी है तो निश्चित तौर पर फील्ड का अनुभव इनके पास है और उस अनुभव से ये अपनी बात को रख रहे हैं, तो निश्चित तौर पर इनकी बातों को गंभीरता से लेना चाहिए। अगर सिंचाई विभाग के वरिष्ठ आला अफसर और सिंचाई मंत्री हैं प्रदेश के, वो आपको के न्यूज को देख रहे हो या उनके लोग देख रहे हो, तो निश्चित तौर पर ये रिटायर्ड एसी साहब जिन जिन बिंदुओं पर ये प्रश्न उठा रहे हैं, उस पर विचार स्वाभाविक रूप से होना चाहिए। और ये सही कह रहे हैं कि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनका नियंत्रण होना चाहिए। उन्हें भी फील्ड में जाना चाहिए कि एसी के पास अगर इतने का बजट आया है तो वो पैसा कहाँ खर्च हो रहा है, उसकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए। लेकिन बजट सीधे जाना चाहिए सिंचाई विभाग या जो बाढ़ नियंत्रण के अधिकारी हैं उनके पास में, जिससे वो अपने मातहतों के थ्रू उन कामों को विधिवत रूप से, सुचारू रूप से कराने में सक्षम हो कि जिनकी बिना दबाव के वो काम करा सके। लेकिन उनके ऊपर भी मॉनिटरिंग होनी चाहिए। प्रशासनिक अधिकारियों का काम मॉनिटरिंग करना है, तो उन्हें भी क्षेत्रों में जाना चाहिए और नियंत्रण रखना। एक लगाम होनी ही चाहिए कि पैसे की बंदरबाट तो नहीं हो रही, काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये होना चाहिए। लेकिन जो एससी साहब कह रहे हैं उस पर भी बात होनी चाहिए और उस तरीके के अगर प्रावधान किए जाएं तो निश्चित तौर पर हर साल जो हम बाढ़ का वो सहते हैं, बाढ़ जब आती है उसके प्रभाव को सहन करते हैं, उससे कहीं ना कहीं बचा जा सकता है और एक अच्छा माहौल भी बनाया जा सकता है बाढ़ से निपटने में। ठीक है सर, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका संजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम बातचीत के लिए। तो देखिए, सीएम योगी की एक तरफ बैठकों का दौर जारी है, लेकिन बड़ी बात यह कि आखिर बाढ़ के लिए कितना तैयार है यूपी, क्योंकि हर बार हम देखते हैं, हर साल हम देखते हैं कि बाढ़ से कई सारे लोगों का जो जनजीवन है वो अस्त व्यस्त हो जाता है। कई परिवारों को अपना सब कुछ खोना पड़ता है, कई लोग तबाह हो जाते हैं। लेकिन इस बार बाढ़ के लिए कितना तैयार यूपी को लेकर हम बात कर रहे थे। इस कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का